नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे मनोविज्ञान का आरबीएससी और एनसीईआरटी से दोस्तों प्रश्न लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। कल अपन ने जो मस्तिष्क वाला चैप्टर है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे और अंत में मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। वैसे ही दोस्तों आज मैं आपको 11 से लेकर के 22 तक प्रश्न करवाऊंगा। 10 तक अपन ने कल किए थे। उसके बाद दोस्तों जीन प्याजे के बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा। तो कल वाला वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है आपको, लेकिन आप लाइक नहीं करते। आप लाइक करके जाया करो। कल वाले वीडियो के ऊपर 1500-1600 लोगों ने देखा है। लाइक है मुश्किल से 150। इतनी मेहनत होती है दोस्तों, तो लाइक तो ज़रूर किया करो वीडियो को। तो लाइक ज़रूर करना, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 10 कल हो चुके हैं। आनुवंशिकता से तात्पर्य है। दोस्तों मैं जो प्रश्न बनाता हूँ उस पेज को छोड़ता नहीं हूँ। अब आरबीएससी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई पेज से कुछ भी नहीं छूटेगा। कल जो बनाए तो आ गया सारा लेसन पूरा कंप्लीट उसमें। अब जो बना रहा हूँ तो इसमें 31 प्रश्नों में पूरा का पूरा आपका बाल विकास वाला चैप्टर है वो पूरा आ जाएगा आरबीएससी का। ऐसी एनसीईआरटी का उठाएंगे उसका भी पूरा मैटर आ जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी वीडियो है वो देख लेना आप आरबीएससी वाले, और ये प्रश्न कर लेना। प्रश्न यदि यहाँ से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए आनुवंशिकता से तात्पर्य है शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री, डीएनए या आरएनए आनुवंशिकता से तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता से तात्पर्य है गुणसूत्र और जीन। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिट ऑफ टंग। दोस्तों दैनिक जीवन की भूलें, मैं ऐसे बोलूं कि दैनिक जीवन की भूलें जिसमें अपन करते हैं लिखने की भूलें, बोलने की भूलें, तो वैसे ये है स्प्लिट ऑफ टंग यानी बोलने की भूल। ऐसे ही एक संप्रत्यय और दिया गया था स्प्लिट ऑफ पेन यानी लिखने की भूल या दैनिक जीवन की भूलें। कई बार क्या होता है कि अपन बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते अपना चेतन कहीं और चला जाता है ना, तो अचानक से अचेतन की एंट्री होती है और अपन बोलना कुछ होता है बोल कुछ जाते हैं, लिखते लिखते लिखना कुछ होता है और लिख कुछ जाते हैं। ये नहीं अपना चेतन है वो चला जाता है कहीं कुछ टाइम के लिए। तो ये अपन दैनिक जीवन की भूलें करते हैं। तो ये संप्रत्यय दिया किसने था? एबिंगहॉस, कैरन हॉर्नी, सिगमंड फ्राइड, उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने यह संप्रत्यय दिया था। ठीक है, दैनिक जीवन की भूलें जो अचेतन से जुड़ी हुई है। ठीक है। और एबिंगहॉस ने दोस्तों अधिगम से संबंधित, लर्निंग से संबंधित निरर्थक और सार्थक शब्दों की सूची दी थी। इन्होंने कहा था अधिगम में कि जो सार्थक शब्द होते हैं वो जल्दी याद होते हैं बनिस्पत निरर्थक शब्दों के। कैसे? मैं आपके सामने 10 अंक निकालता हूँ, जैसे क निकाल दिया, या शब्द वर्ण निकालता हूँ, जैसे क निकाल दिया, मैं निकाल दिया, ले निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने 10 निकाल दी, फिर आपसे पूछा तो आप तुरंत उसकी कड़ी बन जाएगी दिमाग में। कमल, ठीक है, अजय, विजय, इस तरह से मैंने आपके सामने एक एक वर्ण निकाला ना, तो आपको सार्थक शब्दों की निकली है तो वो एक आप बढ़ा दोगे उसका कि पहला कार्ड क था, फिर मैं था, फिर ले था, ठीक है, फिर वी था, फिर जय था, फिर ये था। ऐसे मैं आपके सामने निरर्थक शब्दों की सूची निकालता हूँ। जैसे मैंने ले, मैं, क, दे, से, फिर आपसे मैं पूछता हूँ तो आप में हड़बड़ाहट हो जाएगी या भूल जाओगे। तो एबिंगहॉस ने कहा था कि निरर्थक शब्दों की अपेक्षा सार्थक शब्द जल्दी याद होते हैं, जल्दी लर्न होते हैं। तो ये एक सूची दी थी, सार्थक और निरर्थक शब्दों की सूची दी थी एबिंगहॉस ने। और मूल दुश्चिंता का संप्रत्यय दिया था कैरन हॉर्नी ने। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं अपितु प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता तक चलता है। ये कथन किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉइड, गेसल, हरलॉक या सोरेनसन? तो दोस्तों ये कहा था हरलॉक ने कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है अपितु प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता तक चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास की व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? विकास की व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे? यानी विकास पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। गेसल, डगडेल, डगलस व हालैंड या सभी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विकास की व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन करने वाले विद्वान, यानी विकास पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्तिगत रूप से विकास है वो अलग अलग तरह से होता है, ठीक है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता का विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो RBSc कक्षा 11 पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पेज नंबर डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विकास के बारे में असत्य कथन है। विकास अंतःक्रियात्मक होता है, विकास की भविष्यवाणी संभव है, विकास विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया है, बालक व बालिका में विकास की दर भिन्न होती है। तो आप थोड़ा सा सोच लोगे तो इसका उत्तर बता दोगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। विकास अंतःक्रियात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है, अंतःक्रियात्मक होता है। विकास की भविष्यवाणी संभव है, बिल्कुल अपन विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया है वो विशिष्ट से सामान्य होती है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले सामान्य क्रियाएं करने सीखते हैं हम, फिर विशिष्ट क्रियाएं, ठीक है, तो ये सामान्य से विशिष्ट होता है विकास, ना कि विशिष्ट से सामान्य। बालक व बालिका में विकास की दर भिन्न होती है, तो भिन्न होती है बालक और बालिका में विकास की दर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास को प्रभावित करता है। नेचर, नर्चर, बोथ, नन ऑफ दीज, यानी निम्न में से विकास को प्रभावित करता है। नेचर, नर्चर, बोथ, नन ऑफ दीज, तो विकास को कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों बोथ प्रभावित करते हैं, दोनों ही करते हैं। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नर्चर का मतलब होता है पोषण, तो पोषण भी प्रभावित करता है, सीधी सी बात है विकास को, और नेचर यानी प्रकृति भी प्रभावित करती है। ये प्रश्न मेरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था, इस नर्चर को यहाँ लेकर आना, समझ गए? तो नर्चर का मतलब होता है पोषण, नेचर का तो अपन जानते हैं प्रकृति, लेकिन नर्चर आ जाए कहीं तो अपन सोचें नर्चर होता क्या है, तो नर्चर का मतलब होता है पोषण, तो पोषण का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास पर चरित्र के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? यानी विकास के ऊपर चरित्र का प्रभाव पड़ता है, या मैं ऐसे बोलूं कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ऐसा अध्ययन किसने किया था? कि जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं ना, उनकी संतान भी चरित्रहीन ही होती है। तो किलनबर्ग, डगलस, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डगलस, डगलस ने किया था ऐसा अध्ययन, किसने? डगलस ने। नेक्स्ट देखिए, बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, अध्ययन किया। बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, यानी बालक में जो मूल शक्तियां आती है वो उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि राजपूत होते हैं तो वो तो जन्म से योद्धा होते हैं, समझ रहे हो? जन्म से योद्धा होते हैं, यानी उनमें वंशानुक्रम से वो चीज आई है। तो ऐसा अध्ययन किसने किया था? डगडेल या थॉर्नडाइक। और ये फैक्ट पड़ता है दोस्तों, मतलब जितने भी पुराने समय में लड़ाकू जातियां थी ना, आज भी उनमें वो गुण हैं, तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो इसका अध्ययन किया था थॉर्नडाइक महोदय ने, किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। यानी बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, अध्ययन किया थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट देखिए, यदि माता पिता लंबे तो उनकी संतान भी लंबी होगी, और अगर माता पिता बोने तो उनकी संतान भी बोनी होगी, ऐसा अध्ययन किसने किया था? यानी शारीरिक लक्षणों का बालक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। यदि माँ बाप लंबे तो पुत्र लंबा, यदि माँ बाप बोने तो पुत्र बोना। मेडल या कार्ल पियर्सन, तो ऐसा अध्ययन किया था दोस्तों कार्ल पियर्सन ने, यानी शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ठीक है, तो ये अध्ययन किया था कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होगी? ऐसा अध्ययन किसने किया था कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होगी? विनशिप या गार्डर, तो ऐसा अध्ययन किया था विनशिप। और चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होगी, वो किया था डगलस ने, याद रखना, किसने? डगलस ने। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायिक कुशलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यानी अपने कोई देखते हैं कि इसके तो है ना, मतलब ये तो जन्म से ही बढ़िया था, जन्म से बढ़िया था, मतलब इसके पूर्वज है वो व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे,
तो इसको व्यावसायिक बुद्धि है वो जन्म से ही मिली है, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि व्यावसायिक कुशलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव, ऐसा अध्ययन किसने किया था, जोकलिन ने या रैंडम केटल ने। तो किसने किया था व्यावसायिक कुशलता पर वंशानुक्रम का प्रभाव, केटल ने किया था अध्ययन, किसने, केटल। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित व गुणवान माता पिता की संतान गुणवान व प्रतिष्ठित होती है, ये कथन किसका है। प्रतिष्ठित व गुणवान माता पिता की संतान गुणवान व प्रतिष्ठित होती है, ये कथन किसका है, डगडेल, डगलस, विनशिप या नन। प्रतिष्ठित व गुणवान माता पिता की संतान गुणवान व प्रतिष्ठित होती है, ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनशिप का। ये प्रतिष्ठित व गुणवान माता पिता की संतान गुणवान व प्रतिष्ठित होती है, ये कथन किसका है, विनशिप का है। ठीक है। एक दोस्तों ऊपर प्रश्न आया था, हाँ ये किसके अनुसार मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि तथा तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों गार्डर्ड का है, किसका है, गार्डर्ड का। मैंने शायद विनशिप बता दिया था, तो गार्डर्ड का है, किसका, गार्डर्ड का। और प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, ये किसका है, ये है किलेनबर्ग का। ठीक है। और व्यवसायिक कुशलता वाला मैंने केटल बताया था आपको। इसके अलावा चरित्र, ये डगलस वाला बताया था कि चरित्र का प्रभाव पड़ता है, यानी चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, ये डगलस का है। ठीक है। और कार्ल पियर्सन वाला ये है दोस्तों कि शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है, यदि माता पिता लंबे तो संतान लंबी, माता पिता बोने तो संतान बोनी। मूल शक्तियों का प्रभाव, ये थोर्नडाइक वाला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक दोस्तों अपन ने 22 प्रश्न कर लिए हैं और बाकी कल करेंगे। पेज नंबर 38 तक मैंने बना लिए क्वेश्चन, आगे जैसे बनाऊंगा आपका कल टेस्ट रहेगा। तो अब देखिए अपन थोड़ा जीन पियाजे के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ी आपको समस्या आती है जीन पियाजे के बारे में, तो थोड़ी सी आपको जीन पियाजे के बारे में समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे की यदि बात करूँ तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने दोस्तों कहा था कि बालक है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। कौन करता है, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों कहा था कि बालक है उसके अंदर एक स्कीमा होती है, यानी नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको, या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बोलते हैं, जिसके आधार पर वो क्या करता है, अपना संज्ञानात्मक विकास करता है या वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है। अब वो ज्ञान ग्रहण करता है वातावरण से, उसमें 3 प्रक्रियाएं चलती है, एक तो समावेशन, एक समायोजन, एक साम्य धारणा। बस मेरा मोटो यही है, ये 3 चीज़ समझाना आपको। बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, स्कीमा क्या होती है, स्कीमाज क्या होती है, इसकी 4 अवस्थाएं, सब चीज़ें पता है, लेकिन मुझे बताना सिर्फ इतना ही है, समावेशन, समायोजन, साम्य धारणा, यानी असेंबुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विब्रिलेशन, ये 3 चीज़ें समझानी है मुझे। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा कि जो ज्ञान का निर्माण करता है वो स्कीमा की सहायता से करेगा। ठीक है। और बालक स्वयं करेगा। ठीक है। तो वह अनुकूलन की प्रक्रिया अपनाता है। ज्ञान जब ग्रहण करता है वह, या ज्ञान का निर्माण करता है, तो वह अनुकूलन करता है। ठीक है। वातावरण से करेगा वो, ठीक है, और सक्रिय रहेगा खुद और स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा। तो जब वह अनुकूलन करता है तो उसमें 2 प्रक्रियाएं काम में लेता है, एक तो समावेशन, एक समायोजन। ठीक है। और इनके दोनों के बीच की प्रक्रिया होती है साम्य धारणा। अब समझना क्या चीज, समावेशन क्या है। जैसे मैंने बिल्ली को पहली बार देखा, ठीक है, और मेरे घर वालों ने बताया कि बेटा ये बिल्ली होती है। क्या होती है, ये बिल्ली होती है। तो मैंने, मेरा जो माइंड है यानी स्कीमा है, उसके अंदर नई जानकारी प्रवेश की, मतलब जब छोटा सा हूँ तब नई जानकारी मैंने प्रवेश की, कहाँ, ऐसी ऐसी क्या होती है, बिल्ली होती है। तो मैंने नई जानकारी मेरे दिमाग में बिठाई, तो समावेशन है। ये क्या है, समावेशन। इसे बोलते हैं असेंबुलेशन। क्या बोलते हैं, असेंबुलेशन या आत्मीकरण। तो मैंने दिमाग में बिठा लिया। अब क्या हुआ, मैंने बाद में लोमड़ी को देखा या खरगोश को देखा, खरगोश बिल्ली जैसा ही होता है। अब मैंने क्या किया, उसको देखा तो मैं बोला बिल्ली,
अब घर वाले बोले नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, खरगोश है। तो मैं बोला खरगोश कैसे है, ये तो बिल्ली है। ऐसे बिल्ली बिल्ली है ये बिल्ली। तो घर वाले बोले नहीं बेटा बिल्ली नहीं है, वो दोनों में अंतर बताएंगे मुझे कि बिल्ली ऐसी होती है, खरगोश ऐसा होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, जो स्कीमा बिल्ली के लिए बनी हुई थी, तो मैं बिल्ली जैसी जो भी चीज़ दिखी उसको बिल्ली समझता था। तो मैं क्या करूँगा, उसमें बदलाव करूँगा। जो पहले मैंने स्कीमा बना रखी थी ना कि ऐसी ऐसी जो चीज़ होती है वो सारी बिल्ली होती है, नहीं। अब मैंने क्या किया, बिल्ली की स्कीमा अलग फिट कर ली, नई स्कीमा जो पहले वाली बिल्ली वाली बना रखी थी उसमें थोड़ा बदलाव करके एक दूसरी स्कीमा बनाई कि ऐसा खरगोश होता है। तो पहले वाली स्कीमा में नई जानकारी का प्रवेश करके और उसमें बदलाव करूंगा तो वो समायोजन है। क्या है? समायोजन है, जिसे बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। ठीक है। अब इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है, यानी पहले जो नई जानकारी आई थी उसे समावेशन बोला, यानी बिल्ली को देखा, बिल्ली के बारे में मैंने स्कीमा बनाई तो वो समावेशन था। अब बाद में मैंने क्या देखा, खरगोश देखा। खरगोश देखा तो मैंने पहले वाली स्कीमा में क्या किया, बदलाव किया। बदलाव किया ना, तो इनके बीच की जो प्रक्रिया थी, पहले वाली स्कीमा, इसके बीच में बदलाव की प्रक्रिया, तो जो बीच की प्रक्रिया होती है दोनों की, वो क्या होती है, साम्य धारणा। क्या होती है? साम्य धारणा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन, यानी ये इन दोनों के बीच की प्रक्रिया है। ये चीज़ मुझे समझानी थी। प्रश्न यदि आएगा जीन प्याजे से तो यहाँ से तो पक्का आएगा एक प्रश्न, बाकी वो अवस्थाओं से पूछ लेगा। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखना, समावेशन, समायोजन, साम्य धारणा, असेंबलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। और आपके आई होप समझ में आ गया होगा। नई जानकारी का दिमाग में प्रवेश होना या नई जानकारी को ग्रहण करना समावेशन है, असेंबलेशन है, आत्मीकरण है। ठीक है। और जब जो नई स्कीमा है उसमें बदलाव करना, नई स्कीमा जब नई जानकारी आए तो पहले वाली स्कीमा में बदलाव करना। नई स्कीमा बना रहे हैं अपन तो पहले वाली स्कीमा में थोड़ा सा चेंज करें, बदलाव करें, तो वो होता है अकोमोडेशन, समायोजन। और जो समायोजन और समावेशन है, इन दोनों की प्रक्रिया होती है साम्य धारणा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा मेरे एग्जाम्पल से। नहीं आया तो एक बार और सुनना, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस बंदे के समझ में आया होता है ना, उसको तो ऐसा लगता है कि ये आसान ही है। बाकी यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और सुनना, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। और ये आप ऐसे बना लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी आपके कि कैसा प्रश्न दे दे इस जगह से वो। ठीक है। तो ये था आज को वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना।